भव्य ऑक्शन से होती है। साल 1937 की एक दुर्लभ बुगाटी नीलामी के लिए मंच पर पेश की जाती है। ऑक्शनियर ऐलान करता है कि ये दुनिया की सबसे खास कारों में से एक है और इसके केवल 2 मॉडल ही मौजूद हैं। इस शानदार बुगाटी को खरीद करने के लिए लोग बेहद उत्साहित हैं। बोली $30 मिलियन से शुरू होती है। कोई 32 मिलियन की बोली लगाता है तो कोई 34 मिलियन की। बोली लगातार बढ़ती रहती है। वहीं हमें जैक नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है। वो अपने बॉस से संपर्क करता है और आखिरकार $41 मिलियन की अंतिम बोली लगाकर इस ऐतिहासिक कार को खरीद लेता है। दूसरी ओर कहानी 2 भाइयों पर शिफ्ट होती है। उनके नाम एंड्रयू और गैरेट है। दोनों पेशेवर चोर हैं और लग्जरी सुपर कार के दीवाने हैं। वे पहले भी दुनिया की कई बेहतरीन कारें चुरा चुके हैं। एंड्रयू गैरेट से नाराज है क्योंकि पिछली रात गैर की गर्लफ्रेंड उनकी एक कार लेकर फरार हो गई थी। फिलहाल दोनों जैक का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि बुगाटी एक ट्रक के जरिए इसी रास्ते से ले जाई जाएगी। उनका लक्ष्य साफ है, इस बेशकीमती कार को चुराना। कुछ देर बाद एंड्रयू एक ट्रक को देखते ही पहचान लेता है कि यही वो ट्रक है जिसमें बुगाटी मौजूद है। इसके बाद दोनों अपना जोखिम भरा प्लान शुरू करते हैं। योजना के अनुसार गैरेट अपनी कार ट्रक के करीब ले जाता है। एंड्रयू रस्सी के सहारे ट्रक पर छलांग लगाने की तैयारी करता है। जैसे ही ट्रक पास आता है, एंड्रयू उस पर कूद पड़ता है। हालांकि उसकी लैंडिंग सही नहीं होती और वो गिरने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभाल कर ट्रक को मजबूती से पकड़ लेता है। गैरेट अपनी कार ट्रक के पीछे बनाए रखता है। एंड्रयू को लटका देख वो अपनी कार और करीब ले आता है। एंड्रयू किसी तरह नीचे उतरकर गैरेट की कार पर आ जाता है। फिर वो कार की छत से दोबारा ट्रक पर चढ़ जाता है। गैरेट अपनी कार ट्रक के आगे लाकर रास्ता रोकने लगता है। जैक समझ जाता है कि ये लोग बुगाटी के पीछे पड़े हैं। ट्रक ड्राइवर घबरा जाता है और स्थिति समझ नहीं पाता। जैक ड्राइवर के सिर पर बंदूक तानकर उसे आगे वाली कार को टक्कर मारने का आदेश देता है। ड्राइवर कई बार पर गैर की कार को टक्कर मारता है। गैर समझ जाता है कि अब सीधी टक्कर के बिना बात नहीं बनेगी। वो कार घुमाकर सीधे ट्रक के सामने रोक देता है। ट्रक उसकी कार से टकराता है और उसकी रफ्तार कम हो जाती है। जैक गैरेट पर गोलियां चलाता है। कुछ ही पलों में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। मौका मिलते ही गैरेट कार से निकलकर ट्रक पर चढ़ जाता है। वो ट्रक की ब्रेक लाइन काट देता है और एंड्रयू के पास पहुंच जाता है। एंड्रयू ट्रक का दरवाजा खोलता है और दोनों अंदर घुस जाते हैं। तुरंत बुगाटी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। उधर जैक ड्राइवर को ट्रक रोकने के लिए कहता है, लेकिन ब्रेक पहले ही फेल हो चुके होते हैं। हालात बिगड़ते देख जैक खुद ट्रक से बाहर निकल जाता है। आखिरकार दोनों भाई बुगाटी स्टार्ट करने में सफल हो जाते हैं। वे उस दुर्लभ कार को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच बेकाबू ट्रक पलट जाता है। इतनी महंगी कार चुराने के बाद दोनों बेहद खुश होते हैं। वे अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं उनकी एक दोस्त भी मौजूद होती है। उसका नाम स्टेफनी होता है। स्टेफनी गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसे बुगाटी चोरी में साथ क्यों नहीं ले जाया गया। एंड्रयू उससे वादा करता है कि अगली चोरी में वो उसे जरूर शामिल करेगा। असल में स्टेफनी भी उनकी टीम का हिस्सा होती है। यहाँ पता चलता है कि एंड्रयू और गैर सौतेले भाई हैं और महंगी कारें चुराना ही उनका जुनून है। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। अगले दिन वे बुगाटी बेचने के लिए जिमी नाम के शख्स के पास पहुंचते हैं। जिमी ने ही उन्हें ये काम सौंपा था, लेकिन वो कार लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि ये किसी साधारण व्यक्ति की नहीं बल्कि एक खतरनाक अपराधी की कार है। गैरेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे समय पर कार ले आए हैं, इसीलिए उन्हें उनका पैसा मिलना चाहिए। इसी बीच जिमी अपने आदमियों को इशारा करता है और वे दोनों भाइयों को पकड़ लेते हैं। वहां जबरदस्त मारपीट होती है। आदमियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से एंड्रयू और गैरेट बेहोश कर दिए जाते हैं। असल में जिमी उन्हें कार सहित असली मालिक को सौंपना चाहता था क्योंकि वो उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। उसी समय जैक भी बुगाटी की तलाश करते हुए वहां पहुंच जाता है। जिमी उसे देखकर घबरा जाता है और सफाई देता है कि उसे कार के असली मालिक के बारे में पता नहीं था। वो कहता है कि कार वापस ले जाई जा सकती है। जब एंड्रयू और गैरेट को होश आता है तो उनके सामने बुगाटी का असली मालिक खड़ा होता है। उसका नाम मॉरियर है। दोनों भाई ऊंचाई पर कुर्सियों से बंधे होते हैं। उन्हें वहां लाने वाला जिमी ही था। मॉरियर एक ताकतवर और प्रभावशाली बिजनेसमैन है। मॉरियर अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसने शून्य से शुरुआत की और अपराध की दुनिया में कदम रखकर अपना साम्राज्य खड़ा किया।
आज वो बेहद सफल और प्रभावशाली व्यक्ति है। वो गुस्से में कहता है कि उसकी कार चुराना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसी गुस्से में वो सबके सामने जिमी को मार देता है क्योंकि वही उन्हें काम दिया करता था। इसके बाद मॉरियर कहता है कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। वो दोनों को एक विशाल गैराज में ले जाता है। वहां दुनिया की कई दुर्लभ और ऐतिहासिक कारें खड़ी होती हैं। पूरा गैराज बेशकीमती गाड़ियों से भरा होता है। इतनी शानदार कारें देखकर एंड्रयू और गैरेट दंग रह जाते हैं। मॉरियर बताता है कि वो रेयर कारों का कलेक्टर है और ये गाड़ियां उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हैं। वो अपनी बंदूक में गोलियां भरता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी गैरेट समझदारी दिखाता है। वो एक नई योजना पेश करता है। वो कहता है मैक्स बचपन से ही अमीर परिवार में पला बढ़ा है। उसने 15 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली और MBA पूरा किया। वो अपने साथ पढ़ने वालों से उम्र में छोटा था, लेकिन समझ और फैसले लेने की क्षमता में सबसे आगे था। बड़ा होकर उसने अपने परिवार के बिजनेस को नए अंदाज में संभालना शुरू किया। जब वो 30 साल का हुआ तो उसके पिता ने पूरा कारोबार उसके हवाले कर दिया। इसी मौके पर उसके पिता ने उसे एक खास तोहफा दिया। वो थी 1962 मॉडल की एक बेहद दुर्लभ फरारी। दुनिया में उसका सिर्फ एक ही मॉडल मौजूद है। उस फरारी की कीमत $60 मिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। एंड्रयू मॉरियर को समझाता है कि उनका अगला निशाना यही कार है। मैक्स और मॉरियर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। मॉरियर बताता है कि मैक्स की वजह से उसे करोड़ों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा था। इसी कारण वो उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन वो साफ कह देता है कि उस कार को चुराना लगभग नामुमकिन है। गैरेट उसे भरोसा दिलाता है कि उन्हें बस एक मौका दे दिया जाए। वादा करता है कि वे फरारी उसके सामने खड़ी कर देंगे। आखिरकार मॉरियर उनके आत्मविश्वास से प्रभावित हो जाता है और 6 दिन का समय दे देता है। वो चेतावनी देता है कि अगर 7 दिन में कार नहीं आई तो दोनों की जान चली जाएगी। इसके बाद मॉरियर के आदमी उन्हें पानी में फेंककर चले जाते हैं। गैरेट चिंतित होकर पूछता है कि इतनी बड़ी चोरी सिर्फ 7 दिनों में कैसे संभव होगी। एंड्रयू कहता है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर वे असफल हुए तो मॉरियर उन्हें नहीं छोड़ेगा। वो ये भी बताता है कि ये उनकी आखिरी चोरी होगी। इसके बाद वो हमेशा के लिए अपराध की दुनिया छोड़ देगा। वो स्टेफनी से शादी करके शांत जिंदगी जीना चाहता है। गैरेट उसे याद दिलाता है कि उनका गुजारा इसी काम से चलता है। घर लौटने पर स्टेफनी नाराज मिलती है क्योंकि वो पूरा दिन एंड्रयू का इंतजार करती रही थी। गैरेट स्टेफनी को मॉरियर के साथ हुई पूरी घटना बता देता है। स्टेफनी कहती है कि जब उनके पास 1 हफ्ता है तो वो भी इस मिशन का हिस्सा बनेगी। वो बताती है कि उसकी एक दोस्त इसी शहर में रहती है। उसकी मदद से वे एक मजबूत टीम बना सकते हैं। उसकी दोस्त एक बेहद चालाक पॉकेट मार है। वो अपनी खूबसूरती और समझदारी से लोगों को भटकाकर उनका सामान चुरा लेती है। पुलिस भी उससे परेशान रहती है क्योंकि वो बड़ी सफाई से काम करती है। स्टेफनी और वो पहले भी साथ काम कर चुकी हैं। उसका नाम डेविन है। गैरेट को डेविन पहली नजर में पसंद आ जाती है। डेविन भी इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। योजना बड़ी और जोखिम भरी है, इसीलिए उन्हें एक विस्फोट विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। वे एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कुछ ही मिनटों में किसी भी इमारत को उड़ा सकता है। उसका नाम लिन है। वो अपने काम में माहिर है और टीम में शामिल हो जाता है। इसके बाद वे 4 पेशेवर रेस ड्राइवरों से मिलते हैं। उनकी ड्राइविंग स्किल्स का टेस्ट लिया जाता है। उनकी काबिलियत देखकर टीम प्रभावित हो जाती है। इस तरह वे चारों भी मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। अब पूरी टीम बैठकर विस्तृत योजना तैयार करती है। गैरेट सभी को उनका रोल समझाता है। सब इस बात पर सहमत होते हैं कि हर सदस्य की भूमिका बेहद अहम होगी। जब वे अपने अपार्टमेंट लौटते हैं तो वहां एक अनजान आदमी उनका इंतजार कर रहा होता है। एंड्रयू बेसबॉल बैट उठाकर उससे पूछता है कि वो कौन है। वो खुद को लॉरेंट बताता है। लॉरेंट कहता है कि हालांकि वो मॉरियर का कजन है, वो बताता है कि मॉरियर ने उसे इस मिशन पर नजर रखने और मदद करने के लिए भेजा है। लॉरेंट ये भी बताता है कि वो मैक्स के करीबी सर्कल में एक व्यक्ति को जानता है। उसका नाम कोहन है। कोहन मैक्स के साथ काम करता है और उसके गैर कानूनी कारोबार संभालता है। लॉरेंट कहता है कि अगर कोहन उन्हें मैक्स के घर तक पहुंचा दे तो वे उसके गुप्त गैराज की लोकेशन पता कर सकते हैं। वे सभी लॉरेंट के साथ कोहन से मिलने जाते हैं, लेकिन कोहन उनका साथ देने से साफ इनकार कर देता है। वो लॉरेंट पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो मॉरियर का कजन है। स्थिति बिगड़ती देख स्टेफनी आगे आती है। वो कहती है कि एंड्रयू और गैर बेहतरीन ड्राइवर है और किसी भी कार को हासिल करने की क्षमता रखते हैं। आखिरकार कोहन एक शर्त पर तैयार हो जाता है। वो उनकी ड्राइविंग स्किल्स का परीक्षण लेना चाहता है। पहले टेस्ट में गैरेट को कार घुमाते हुए बीच में रखी बोतल को गिरने से बचाना होता है। गैर ये चुनौती सफलतापूर्वक पूरी कर लेता है। सब लोग उसकी सटीक ड्राइविंग देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन अगली परीक्षा और भी ज्यादा जोखिम भरी होती है। उन्हें एक रनवे पर खड़े विमान को उड़ान भरने से रोकना होता है। एंड्रयू इस चुनौती को टालने की कोशिश करता है, लेकिन कोहन साफ कह देता है कि अगर वे ये नहीं कर सकते तो मैक्स से मिलने का कोई फायदा नहीं। एंड्रयू रेडियो पर यह बात गैर को बताता है। दोनों बिना समय गंवाए एयरपोर्ट की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, सुरक्षा और पुलिस उनका पीछा शुरू कर देती है। अपनी शानदार ड्राइविंग की बदौलत पीछा कर रही गाड़ियों को चकमा दे देते हैं।
तेज रफ्तार में वे सीधे रनवे तक पहुंच जाते हैं। गैरेट अपनी कार विमान के सामने ले जाकर उसकी छत खोल देता है। विमान उड़ान भरने ही वाला होता है कि गैरेट कार को उसके इंजन से भिड़ा देता है। टक्कर के बाद इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और विमान उड़ान नहीं भर पाता। इस तरह दोनों भाई ये परीक्षा पास कर लेते हैं। कोहन उनकी काबिलियत देखकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि वे सच में प्रोफेशनल हैं। वो बताता है कि विमान और एयरपोर्ट मैक्स के नियंत्रण में है। फिर वो सलाह देता है कि बेहतर होगा वे सीधे मैक्स से मिले, अन्यथा मैक्स खुद उन्हें बुलाने के लिए अपने लोग भेज देगा। सलाह मानकर वे सीधे मैक्स के मैंशन पहुंचते हैं। मैक्स उन्हें देखते ही पूछता है कि क्या उन्हें अंदाजा है उन्होंने किससे टक्कर ली है। वो अपने महंगे विमान के नुकसान का जिक्र भी करता है। गैरेट जवाब देता है कि अगर मैक्स उनके साथ काम करे तो वो इससे कहीं ज्यादा कमा सकता है। वो दावा करता है कि वे दुनिया की सबसे महंगी और दुर्लभ कारें हासिल कर सकते हैं। एंड्रयू भी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैक्स को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है। मैक्स उनकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास से प्रभावित हो जाता है। आखिरकार वो विमान के नुकसान को नजरअंदाज कर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान लॉरेंट बातचीत में शामिल होता है। वो कहता है कि उसे दुर्लभ कारों का शौक है और मैक्स से उसकी कलेक्शन देखने की इच्छा जताता है। मैक्स चौंक जाता है कि लॉरेंट को ये राज कैसे पता चला। उसे ये भी मालूम होता है कि लॉरेंट मॉरियर का कजिन है। शुरू में वो मना कर देता है। तब लॉरेंट कहता है कि वो मॉरियर से नफरत करता है क्योंकि उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। दावा करता है कि उसका मॉरियर से कोई लगाव नहीं है। कुछ सोचने के बाद मैक्स उस पर भरोसा कर लेता है। फिर वो सभी को अपनी निजी कार कलेक्शन दिखाने के लिए गैराज की ओर ले जाता है। गैराज में खड़ी शानदार कारों को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वहीं मॉडल की वही दुर्लभ फेरारी भी मौजूद होती है जिसे मॉरियर के लिए चुराने की योजना पहले ही बन चुकी थी। लेकिन एंड्रयू का ध्यान कारों पर नहीं बल्कि मैक्स पर होता है। वो शीशे में मैक्स को गैराज का सिक्योरिटी कोड डालते हुए देख लेता है। वापस आकर एंड्रयू वह कोड स्टेफनी को लिख कर दे देता है। इसके बाद एंड्रयू और लॉरेंट के बीच बहस हो जाती है। एंड्रयू किसी भी हाल में लॉरेंट को अपने साथ नहीं रखना चाहता। उसे डर है कि लॉरेंट कहीं उनकी डील की जानकारी मॉरियर को न दे दे। जब सभी अपार्टमेंट लौटते हैं तो वहां 2 इंटरपोल अधिकारी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे बताते हैं कि पूरे यूरोप में दुर्लभ कारों की चोरी की जांच चल रही है। हर मामले में 2 भाइयों का नाम सामने आया है। अधिकारी उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगली बार वे पुख्ता सबूतों के साथ आएंगे। अब सिर्फ मैक्स और मॉरियर ही नहीं बल्कि इंटरपोल भी उनके पीछे पड़ चुका है। एंड्रयू उस बात से परेशान हो जाता है। इससे पहली बार किसी बड़ी टीम पर निर्भर होना पड़ रहा है। गैरेट उसे भरोसा दिलाता है कि टीम पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर स्टेफनी बाजार में खरीदारी करने जाती है। अचानक जैक चुपचाप उसके पास पहुंचता है और उसे जबरन साथ चलने के लिए कहता है। स्टेफनी समझदारी दिखाती है। वो जानबूझकर एक सेब उठा लेती है। दुकानदार जैसे ही उसे रोकने आता है वो मौके का फायदा उठाकर भाग निकलती है। भागते समय एक और आदमी सामने आ जाता है। दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। उधर एंड्रयू और गैरेट रास्ते में होते हैं कि अचानक मॉरियर के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। वे किसी तरह बचकर घर पहुंचते हैं। डेवन उन्हें बताती है कि मॉरियर ने स्टेफनी का अपहरण कर लिया है। ये सुनते ही एंड्रयू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधे मॉरियर के घर पहुंच जाता है। गुस्से में वो जैक को बुरी तरह पीट देता है। तभी मॉरियर बंदूक तान कर कहता है कि अगर स्टेफनी को जिंदा देखना है तो बिना सवाल किए उसकी बात माननी होगी। वो एंड्रयू को अपने गैराज में ले जाता है। वहां स्टेफनी को एक चालू कार के नीचे बांधा गया होता है। उसके सिर के ऊपर भारी पहिया लटक रहा होता है जो कभी भी गिर सकता है। मॉरियर कहता है कि अगर वो स्टेफनी को बचाना चाहता है तो मैक्स की फेरारी जल्द से जल्द लानी होगी। उसे पूरा प्लान भी बताना होगा और अपनी टीम से मिलवाना होगा। एंड्रयू मान जाता है और कहता है कि वो अगली सुबह सब कुछ बताएगा। इसके बाद स्टेफनी को वहां से हटाकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन एंड्रयू मॉरियर को अपनी पूरी टीम से मिलवाता है। वो योजना समझाता है कि सबसे पहले वे एक बुलडोजर हासिल करेंगे, फिर पुलिस की गाड़ियां और यूनिफॉर्म की व्यवस्था करेंगे। इसके बाद डेवन मैक्स को कॉल करके चेतावनी देगी कि पुलिस छापा मारने वाली है। मैक्स जैसे ही घबराकर अपने घर से निकलेगा वे उसके गैराज से फेरारी निकाल लेंगे। एंड्रयू अभी योजना समझा ही रहा होता है कि अचानक मैक्स के कई आदमी वहां पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में मैक्स भी हेलीकॉप्टर से वहां उतर आता है। मैक्स वहां पहुंचकर सीधे मॉरियर के पास जाता है। वो कहता है कि उसे पता है उसकी कार चुराने की योजना बनाई जा रही है। वो चेतावनी देता है कि चाहे जो भी प्लान हो वो उनसे कई कदम आगे है। ये कहकर मैक्स वहां से चला जाता है। मॉरियर गुस्से से भर जाता है। वो एंड्रयू से कहता है कि अगली सुबह उसकी टीम मैक्स की फेरारी चुराएगी। वो खुद उसी जगह कार लेने आएगा। रात में एंड्रयू, गैरेट और लॉरेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वही 2 इंटरपोल अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें शक होता है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। चेतावनी देते हैं कि उनकी नज़र हर समय इन पर रहेगी।
स्थिति संभालने के लिए एंड्रयू अचानक लॉरेंट से झगड़ा शुरू कर देता है। वो दिखावा करता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एंड्रयू जोर से उसे धक्का और मुक्का मारता है। अधिकारी बीच बचाव कर झगड़ा खत्म कराते हैं। इस घटना से नाराज लॉरेंट अपना गुस्सा स्टेफनी पर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेफनी समझदारी से उस कमरे की चाबी चुरा लेती है जिसमें उसे बंद किया गया था। अगले दिन मॉरियर तय की गई जगह पर पहुंचता है। वहीं अचानक वे दोनों अधिकारी भी आ जाते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं। दूसरी ओर एंड्रयू की पूरी टीम मिशन के लिए तैयार होती है। तभी खुलासा होता है कि उनका असली निशाना मैक्स नहीं बल्कि मॉरियर की दुर्लभ कारें हैं। ये पूरा खेल मैक्स के साथ मिलकर रचा गया था। सभी एक बस में बैठकर मॉरियर के घर की ओर बढ़ते हैं। उधर स्टेफनी कमरे से निकलकर धीरे धीरे सिक्योरिटी रूम तक पहुंचती है। वो सिस्टम को हैक कर लेती है। उसे पता है कि टीम जल्द ही पहुंचने वाली है। वो इमरजेंसी अलार्म चालू कर देती है। गार्ड को लगता है कि कोई अंदर घुस आया है। घर के भीतर तलाश शुरू कर देते हैं। मौका पाकर स्टेफनी चुपचाप बाहर निकल जाती है। इसी बीच एंड्रयू और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। स्टेफनी अंदर से मुख्य गेट खोल देती है। पूरी टीम तेजी से अंदर दाखिल हो जाती है। लिन गैराज के दरवाजे पर विस्फोटक लगा देता है। कुछ ही सेकंड में धमाके के साथ दरवाजा उड़ जाता है। गार्ड के पहुंचने से पहले वे मॉरियर की सभी कीमती कारें लेकर निकल जाते हैं। जब मॉरियर के आदमी पीछा करने के लिए अपनी गाड़ियों की ओर दौड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें पहले ही बम लगाए जा चुके हैं। जैसे ही लिन डिवाइस सक्रिय करता है, सारी गाड़ियां विस्फोट से नष्ट हो जाती हैं। टीम सुरक्षित निकल जाती है। दूसरी तरफ अधिकारी मॉरियर से पूछताछ करते हैं। जब वो कोई जानकारी नहीं देता तो वे उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। तभी मॉरियर को एहसास होता है कि ये असली इंटरपोल अधिकारी नहीं है। वो जैक को आदेश देता है। जैक उन पर गोली चला देता है और एक व्यक्ति के कंधे में गोली लगती है। मॉरियर इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहां से फरार हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि एंड्रयू ने उसकी कारें चुरा ली हैं। वो तेजी से उनका पीछा करने निकल पड़ता है। हाईवे पर एंड्रयू अचानक गाड़ी रोक देता है। वो स्टेफनी की ओर देखकर मुस्कुराता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी। स्टेफनी खुशी से तुरंत हाँ कह देती है। उसी समय पीछे से मॉरियर भी उनका पीछा करते हुए करीब पहुंच रहा होता है। एंड्रयू मॉरियर को भ्रमित करने जाने के लिए रास्ता बदल देता है और टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर भी मॉरियर और लॉरेंट उसका पीछा जारी रखते हैं। इसके बाद एक लंबी और रोमांचक कार चेज शुरू होती है। लॉरेंट एंड्रयू के बेहद करीब पहुंच जाता है। वो गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक उसकी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा जाती है। जोरदार विस्फोट होता है और लॉरेंट वहीं खत्म हो जाता है। एंड्रयू तुरंत लिन को संकेत देता है कि अगला कदम तैयार रखे। सभी गाड़ियां तेज रफ्तार से पुल की ओर बढ़ती हैं। पुल पर पहुंचकर लिन विस्फोटक सक्रिय करता है, लेकिन धमाका तय समय से थोड़ा पहले हो जाता है। उस समय एंड्रयू अभी पुल पर ही होता है। सड़क टूटने लगती है। पूरी एकाग्रता और रफ्तार के साथ वो आखिरी पल में पुल पार कर जाता है। पीछे से पुल पूरी तरह ढह जाता है। मॉरियर जब वहां पहुंचता है और टूटा हुआ पुल देखता है तो वो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। एंड्रयू और गैरेट अपनी टीम के साथ शहर पहुंचते हैं और बंदरगाह की ओर बढ़ते हैं, लेकिन प्रवेश द्वार पर अचानक मॉरियर सामने आ जाता है। दोनों भाई गाड़ी रोककर बाहर निकलते हैं। एंड्रयू दूर से चिल्लाकर कहता है कि खेल खत्म हो चुका है। मॉरियर गुस्से में उनकी ओर तेज रफ्तार से गाड़ी बढ़ा देता है। उसी समय एक बस उसकी कार से जोरदार टकरती है। कार विस्फोट के साथ पानी में जा गिरती है। मॉरियर का अंत वहीं हो जाता है। बस को डेवन चला रही होती है। वहीं वो गैरेट से अपने प्यार का इजहार भी करती है। इसके बाद सभी अपनी कारों को कार्गो शिप में लाद देते हैं। मिशन सफल हो चुका होता है। तभी खुलासा होता है कि वे दोनों तथाकथित इंटरपोल अधिकारी शुरू से एंड्रयू के साथ थे। एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। मैक्स भी शुरुआत से इस पूरी योजना में शामिल था। असल मकसद फेरारी चुराना नहीं, बुगाटी तो केवल एक चारा थी जिससे मॉरियर को जाल में फंसाया जा सके। असली लक्ष्य उसकी दुर्लभ कारों पर कब्जा करना था। मैक्स एंड्रयू और उसकी टीम से प्रभावित होता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ भी बड़ा खेल होने वाला है। कुछ दिनों बाद डेवन $50 मिलियन कीमत वाली मैक्स की फेरारी लेकर सामने आती है। दरअसल एंड्रयू ने उसे पहले ही कोड दे दिया था। इस तरह एंड्रयू और उसकी टीम दोनों पक्षों को मात देकर आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पर कहानी खत्म होती है।